नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। धोरण 9 विषय हिंदी प्रकरण किया एक यात्रा यह भी आ प्रकरण આપણું અધૂરું હતું। એ અધૂરું પ્રકરણ આપણે જ્યાંથી બાકી છે ત્યાંથી આપણે શરૂઆત કરશું। एक यात्रा यह भी इनके लेखक जो है रामहर्ष मिश्र के साहित्य प्रकार के बारे में देखें तो कहानी यहाँ व्यक्त हुई। इस कहानी में हमने जो पहले जो देखा था कि थानेदार रिक्शा वाला जो मोहन जो है उसके विवाह की जो बात लेखक को बता रहा है कि थानेदार के सामने जो समस्या जो खड़ी हुई थी, थानेदार ने जो मेरा विवाह किया, अगर लड़की को उसके माँ बाप के खिलाफ अगर शायद शिकायत लिखकर रख देता तो 15 दिन के लिए उन्होंने नारी निकेतन जो है उस नारी निकेतन में उन्होंने रखवा दिया। यहाँ तक कि हम जो बात देख चुके हैं, तब लेखक ने उसे कहा कि मैंने कहा मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं, मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता है कथा सुन रहा। लेखक ने कहा कि मोहन ऐसे थानेदार कहाँ हैं कि जो विवाह करवाते, और ये घटना जो तुमने मेरे सामने जो कही इस घटना पर मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि कोई कथा हो ऐसा मुझे लग रहा है। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है, कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। मोहन ने लेखक से कहा कि बाबूजी आप सही कह रहे हैं कि आपको कथा ही लग रही है, लेकिन ये थानेदार जो है वो सिर्फ थानेदार ही नहीं है, वो एक कवि भी है। और कवि सम्मेलन जो होता है उस सम्मेलन में भी उसकी कविताएं पढ़ी जाती है, वो पढ़ता भी, और इसकी कविताएं जो है वो कविता मानवीय संवेदनाओं से भरी होती है। इसलिए हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ, तब है कि बात ठीक है, लेकिन कोई ना कोई मसीहा, कोई दूत बनकर, ईश्वर बनकर हमारे सामने आ जाता है, वो बात सही। तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। तब उस समय मेरे भाई भाभी मुझसे नाराज हो गए और नाराज होने के बाद मुझे घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, दूसरी जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है। मुझे घर से निकालने का कारण, एक तो मेरे भाई की साली से मैंने शादी नहीं की, और दूसरी बात कि जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वो हमारी जाति की नहीं, दूसरी जाति की थी। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए। तब लेखक ने कहा तो इसके कारण तुम यहाँ ग्वालियर आ गए। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा विवाह होना कठिन था। मोहन ने कहा कि हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा विवाह એટલે गुजारा। आजीविका से गुजारा कर। तो आगरा में वहां हमारा विवाह होना कठिन था, इसलिए मुझे ग्वालियर आना पड़ा। पराए शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। मोहन कहता है कि पराए शहर में, दूसरे शहर में भले ही हमें अपनेपन का कोई न हो, लेकिन परायापन जो होता है
उसे हमें अपनेपन से अच्छा होना है, अपनेपन का एहसास हमें होना चाहिए। और अप्रीतिकर, जिसमें प्रेम न हो, जिसमें प्रेम न हो, जो दिन रात जिसमें प्रेम न हो, वो तन मन को उद्विग्न, व्याकुल, तन मन को वो व्याकुल करता रहता है। हाँ, सही कह रहे हैं, लेखक ने कहा बात तुम्हारी सही है। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा। हाय कि यहाँ कोई मेरे पास नौकरी तो थी नहीं और मैंने ऑटो का दामन ऑटो का मैंने दामन थाम लिया और उसके सहारे आज मैं अपने निर्वाह कर रहा हूं। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते, लेख कविताएं लिखते रहते, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। वास्तव में लेखक ने कहा कि मोहन तुम बहुत बड़े आदमी हो, क्योंकि बड़े बड़े जो लोग हैं वो सिर्फ उपदेश ही देते हैं। नारी हित, नारी सुरक्षा के बारे में लंबे लंबे भाषण, लेक्चर, अपने विचार व्यक्त करते हैं। लेखक कहते हैं कि कई लोग जो है वो नारी सुरक्षा के लिए कविताएं लिखते हैं, किंतु वे लोग जो है वो अपने व्यवहार में नहीं अपना, लेकिन तुमने तो अपने जीवन में उसे उतारा है। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया। लेखक कहते हैं कि तुमने तो बहुत सहजता से, सहज भाव से इस लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से, बुरी दशा में जो पड़ी हुई है लड़की जो है, तो उसी लड़की को तूने बचाया है और अपने जीवन के साथ तूने अपने जीवन में उसे सम्मानपूर्वक अपना लिया है। और बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला है। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। बाबूजी, इस कार्य से मुझे बहुत संतोष मिला है, लेकिन मैंने तो अपने जीवन में उसके बारे में मैंने तो उसको एक बार उसका उद्धार किया था, किंतु उन्होंने तो कई बार मुझे संकटों से बचा लिया है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। मोहन की जीवन की जो गाथा थी, उस जीवन की जितनी भी बातें थी वो लेखक के सामने उन्होंने रखी और यही बात को जानते हुए लेखक उसके अपनेपन का उसे एहसास होने लगा और लेखक के मन में ये मोहन बड़े आदमी का स्थान उन्होंने पा लिया है। गाड़ी का समय हो रहा था, मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गए। उसे मैं 500 रुपया का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। लेखक फिर से अपने स्थान पर जब आ रहे थे, उस समय गाड़ी का समय हो गया। मोहन उसे स्टेशन लेकर वहां पहुंच गया और स्टेशन उतरने के बाद लेखक मोहन को 500 रुपये का नोट दे रहे थे, तो उस वक्त मोहन ने कहा कि बाबूजी, इसे रहने दीजिए। अरे, यह तुम्हारा पारिश्रमिक है,
कोई दान थोड़ा ही दे रहा हूं। लेखक ने कहा कि ये तुम्हारे मेहनत की कमाई है, पारिश्रमिक, मेहनत की कमाई, कि ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। मैं कोई मुफ्त में तुम्हें दान नहीं दे रहा हूं, तुम्हें ये लेना पड़ेगा। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए। मोहन ने अपनी मनोव्यथा से कहते हैं मनोस्थिति जो है, उन्होंने कहा कि बाबूजी, मैंने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था, माँ बाप का प्यार मेरे जीवन में नहीं था, और कल से ही मैंने माँ बाप का प्यार मिला है, वो तुमसे मिला हुआ है। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूं। यहां उन्होंने बताया कि इस सुख के आगे माँ बाप का जो प्यार है, प्रेम जो है, वो सुख के आगे पैसों की कोई कीमत नहीं होती, इसका मोल नहीं है। पैसे तो मैं और लोगों से भी मैं पालूंगा या तो कमा लूंगा, ये प्रेम जो है वो माँ बाप का जो प्रेम है वो मुझे दूसरों से नहीं मिलेगा। बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूं। लेखक ने कहा कि बेटा, मेरी तब देखो, मेरी बात सुनो, मेरी ओर से तुम सोचो, मैं अपने बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूं। मैं तुम्हारा शोषण नहीं कर सकता, लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूंगा तो आपका शोषण हो जाएगा। मोहन ने कहा, लेकिन यह तो सब ज्यादा है। अगर मैंने 500 रुपये जो आपसे ले लिए तो आपका शोषण हो जाएगा। इसलिए यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। उन्होंने 500 का नोट लेखक से ले लिया और उनमें से 300 रुपये फिर से वापस देने लगा। तब बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी, जब भी ग्वालियर आएगा मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फोन नंबर तो आपके पास है ही। तब मोहन ने कहा कि मुझे इतना पराया मत कीजिए, आप बाबूजी के जब भी ग्वालियर आए तब मुझे बुला लीजिए, मेरा फोन नंबर आपके पास है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब उन्होंने कहा, लेखक ने कहा, मेरी एक शर्त है। मोहन ने कहा, वह क्या है? कौन सी ऐसी शर्त है? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें देने ही पड़ेंगे। मैं तुम्हें ये 500 का नोट जो दे रहा हूं, 500 रुपये दे रहा हूं, लेखक कहते हैं कि उसे तुम्हें चुपचाप लेना पड़ेगा। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। मोहन ने लेखक से 300 रुपये ले लिए और अपने जेब में रखे। तब मन ही मन वो कहते हैं, आपने ऐसी क्यों शर्त के रखी है। तब कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी, आपका फोन नंबर तो मेरे फोन पर आ ही गया है, कभी कभी फोन करता रहूं क्या। तो थोड़ी देर के बाद मोहन बोला कि बाबूजी, आपका जो फोन नंबर है मेरे फोन में है, अगर आप इजाजत देते तो मैं कभी कभी आपसे फोन पर मैं बात करता हूं। तब लेखक ने कहा, हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, कि शौक से भी तुम फोन करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेखक ने ऐसा कहा, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मोहन ने लेखक से कहा कि बाबूजी, मैंने आपका नाम तो मैंने पूछा नहीं। तब लेखक कहते हैं, मैं हूं सत्यकेतु और पत्नी है कामना। ये जो बाबूजी जो मुझे तुम बुला रहे थे, मेरा नाम सत्यकेतु है और मेरी पत्नी जो है उसका नाम कामना है।
तब नाम उन्होंने दिया। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखों में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। और जब लेखक सत्यकेतु और कामना जो है वो स्टेशन के अंदर गए तब उन्होंने देखा तो मोहन की आंखों में उसे अपनेपन का वो एहसास करता हुआ वो देख रहा। इसलिए ग्वालियर में जाकर जो समस्या लेखक के जीवन में जो थी उससे कई बढ़कर अपनेपन का उसे एहसास होने लगा। तो विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ के प्रकरण जो 11वां जो है उसे हम समाप्त करते हैं। अस्तु, जय हिंद।